राजस्थान के एक छोटे से कस्बे फलोदी से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव की कच्ची गलियों में जहां सुबह की पहली किरण भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां रहती थी सुनैना। उम्र महज 17 साल। एक ऐसी बेटी जिसकी आंखों में उम्र से पहले ही संघर्ष की लकीरें आ चुकी थीं। सुनैना के पिता गंगाराम मिट्टी के ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करते थे। माँ की उसे बचपन में ही छूट गई थी, तब से गंगाराम ही उसके दुनिया थे। लेकिन पिछले 1 महीने से गंगाराम को तेज बुखार ने जकड़ लिया था। जो शरीर कभी पत्थर तोड़ सकता था, वो अब चारपाई से उठने लायक नहीं रह गया था। उस रात की बात है, अमावस्या की काली रात। आसमान में तारे तक गुम थे। सुनैना अपने पिता के सिरहाने बैठी थी। दवा की डिब्बी खाली थी। गंगाराम करवट बदल बदल कर कराह रहे थे। उनका चेहरा ज्वालामुखी की तरह जल रहा था। सुनैना ने धीरे से पिता के माथे पर हाथ रखा। पिताजी, दवा खत्म हो गई है। गंगाराम ने आंखें खोली। उनमें वो बेबसी थी जो एक पिता को बेटी के सामने छोटा कर देती है। बेटा, रात को क्या होगा? सुबह मैं खुद उठकर। बात अधूरी रह गई। सुनैना ने फैसला कर लिया था। सुनैना दृढ़ आवाज में, नहीं पिताजी, आप बस मुझे बता दो मालिक का पता कहाँ है। मैं कल सुबह सबसे पहले मजदूरी लेकर आऊंगी। गंगाराम की आंखों में डर दिखा। बेटा, वो लोग मालिक साहब के बेटे के बारे में बहुत बुरी बातें सुनने को मिलती हैं। वहाँ अकेली लड़की। सुनैना ने पिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। पिताजी, आपकी दवा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। सुबह होते ही मैं चलती हूँ। पूरी रात सुनैना की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार छत की ओर देखती रही, मानो सूरज की किरणें उसके पिता की जान बचाने लेकर आ रही हों। जैसे ही सुबह की पहली पीली रोशनी फैली, सुनैना चुपचाप घर से निकल गई। उसके हाथ में एक पुरानी दवा की पर्ची थी और आंखों में सिर्फ एक ही सपना, पिताजी को दवा दिलाना। दोस्तों, सुनैना ने करीब आधे घंटे का सफ़र पैदल तय किया। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वो रुकी नहीं। सामने एक बड़ी सी सरिया और सीमेंट की फैक्ट्री थी। चारों तरफ धूल ही धूल, ईंटों के ढेर, कंक्रीट के पाइप, और उनके बीच मजदूर लगे हुए थे, जैसे चींटियां काम करती हैं। सुनैना फाटक के पास खड़ी हो गई। उसने पहली बार इतनी बड़ी फैक्ट्री देखी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने एक पास खड़े मजदूर से पूछा, भैया साहब कहाँ मिलेंगे? मजदूर ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख, जो नीली शर्ट में लड़का बैठा है वही साहब का बेटा है, युवराज सिंह। सारा खेल उसी का है, पर संभल कर बात करना, बहुत तेज तर्रार है। सुनैना ने आंखें उठाईं। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर करीब 28 साल का एक युवक बैठा था। चमकदार घड़ी, महंगा धूप का चश्मा और हाथ में कागजात। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वो किसी को डांट रहा था। सुनैना की हिम्मत जवाब हो गई। उसने सोचा, पिताजी का चेहरा याद आया। फिर उसने कदम बढ़ा दिए। धीरे धीरे वो उस प्लेटफॉर्म के पास पहुंची। युवराज सिंह ने नीचे झांका। युवराज रूखी आवाज में, क्या चाहिए? यहाँ मजदूरों का इलाका है, लड़कियों का नहीं। सुनैना के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने जैसे तैसे दोनों हाथ जोड़े और बोली, नमस्कार साहब, मैं गंगाराम की बेटी हूँ। पिताजी बहुत बीमार हैं। उनकी पिछले 2 महीने की मजदूरी चाहिए थी। युवराज ने चश्मा उतारा। उसकी नज़र सुनैना के फटे जूते और पुरानी साड़ी पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। तुम्हारे पिताजी ने पिछले महीने काम पर आना बंद कर दिया था। मजदूरी किस बात की? सुनैना ने सिर झुका लिया। साहब, वो बीमार है, मुझे दवा के लिए पैसे चाहिए। युवराज ने हाथ में रखी चाबियां उछालते हुए कहा, देख बेटी, ये धर्मशाला नहीं है। पहले काम करके दिखाओ, फिर पैसे लो। अब यहाँ से हट जाओ, हमें काम में रुकावट मत दो। दोस्तों सोचिए, एक लड़की जो दवा के लिए तड़प रही हो, उसे ऐसे लौटा दिया जाए। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। वो मुड़ी तो उसने देखा कि एक बूढ़ा मजदूर जो पास में ही बैठा पानी पी रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। उस बूढ़े ने धीरे से सुनैना के हाथ में 100 रुपए रख दिए। ले बेटा, अपने पिता के लिए दवा ले, ये मेरी कमाई है। लेकिन सुनैना ने वो पैसे लौटा दिए। नहीं दादा, आपका पसीना है, मुझे अपने पिता की कमाई चाहिए, भीख नहीं। इतना कहकर सुनैना वहाँ से चली गई। लेकिन जाते जाते उसकी नज़र युवराज पर पड़ी। वो अब भी उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहा था। दोस्तों, उस दिन कुछ अजीब हुआ। युवराज सिंह पूरे दिन तो मन ही मन उस लड़की को भूलता रहा, लेकिन शाम को जब वो अपनी महंगी कार में बैठकर घर जा रहा था तो उसे सुनैना के शब्द याद आए, मुझे अपने पिता की कमाई चाहिए, भीख नहीं। रात में वो अपने एसी कमरे में लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी माँ विद्या देवी कमरे में आई। विद्या देवी बहुत अच्छा इंसान थी, लेकिन घर में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। युवराज अपने पिता की तरह ही स्वभाव के थे। विद्या देवी धीरे से, बेटा आज कुछ उदास लग रहे हो। युवराज ने अपनी माँ को वो सारी बात बता दी। उसने ये भी बताया कि उसने उस लड़की को कैसे ठुकराया। विद्या देवी की आंखें भर आईं। बेटा एक बात बताऊं,
जब तुम्हारे पिताजी ने इस फैक्ट्री की नींव रखी थी तब हम भी उसी मजदूर की तरह भूखे रहा करते थे। गरीबी में इंसान की एक ही पूंजी होती है, उसकी आत्मा। वो लड़की गरीब है पर उसकी आत्मा बहुत ऊंची है। कल जाकर उसके घर उसकी मदद कर। युवराज को जैसे झटका लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास पैसे तो हैं पर इंसानियत गायब है। अगले दिन उसने अपने ड्राइवर से सुनैना का पता पूछा। पता मिलते ही उसने दवा की दुकान से पूरे 1 महीने की दवा ली और अपनी गाड़ी उस गांव की ओर मोड़ दी। जब वो उस मिट्टी के घर के सामने पहुंचा तो उसके पैर रुक गए। सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। छत पर घास लगी हुई थी। एक तरफ मुर्गियां बांधी हुई थी। युवराज को यकीन नहीं हुआ कि इतनी तंग हालत में भी कोई इंसान रह सकता है। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से सुनैना ने दरवाजा खोला। युवराज को देखते ही वो पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर और नफरत का मिश्रण था। सुनैना कांपती आवाज में, आप यहाँ? युवराज के हाथ कांप रहे थे। उसने दवाइयों का थैला आगे कर दिया। मैं ये दवा लेकर आया हूँ और ये लो तुम्हारे पिताजी की पूरी मजदूरी। उसने गिनती करके 2000 रुपए सुनैना के हाथ पर रख दिए। सुनैना ने पैसे नहीं लिए, वो बस उसे देखती रही। तभी अंदर से गंगाराम की कमजोर आवाज आई, कौन है बेटा? युवराज ने बिना रुके अंदर प्रवेश किया। अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। एक चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा और एक टूटी हुई कुर्सी। दीवार पर कहीं सुनैना की माँ की पुरानी तस्वीर टंगी थी। गंगाराम बिस्तर पर थे, उनके पैर सूजे हुए थे और आंखें गहरी धसी हुई थी। युवराज उनके पैर छूने के लिए झुका। गंगाराम घबरा गए। नहीं बेटा, तुम मालिक के बेटे हो, तुम्हें हमारे पैर नहीं छूने चाहिए। युवराज आवाज भर्रा कर, अंकल, वो मालिक का बेटा जो कल था वो आज यहाँ नहीं है। आज यहाँ एक इंसान है जिसने अपनी गलती मानी है। आप मुझे माफ कर दीजिए। युवराज ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। वो फैक्ट्री की रखवाली का ठेका था। उसने कहा, अंकल, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते फैक्ट्री की रखवाली करिए। 1400 रुपये महीने की नौकरी है और बीमा भी है। सुनैना ने यह सब देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक मरे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। दोस्तों, अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सबको रुला दिया। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव और फैक्ट्री में फैल गई कि युवराज एक गरीब मजदूर की बेटी के पीछे दौड़ता है। उसके पिता दामोदर सिंह जी को यह खबर लगी तो वो आग बबूला हो गए। एक शाम जब युवराज फैक्ट्री में था, दामोदर सिंह जी जीप से उतरे। उन्होंने देखा कि सुनैना पिता के लिए खाना लेकर फैक्ट्री के गेट पर खड़ी है। उन्होंने सुनैना को जोर से धक्का दिया। खाने का बर्तन गिर गया। दाल चावल मिट्टी में बिखर गए। दामोदर सिंह गुस्से में चिल्लाते हुए, तेरी औकात क्या है जो तू यहाँ आती है? तेरा बाप निकम्मा है और तू उसकी नस्ल है। अगर फिर यहाँ नजर आई तो मैं तुम दोनों को गांव से निकलवा दूंगा। युवराज दौड़ता हुआ आया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा। पापा, ऐसे नहीं, ये गलत है। दामोदर सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। चुप रह, कल से तू फैक्ट्री में नहीं आएगा। और हाँ, तेरी शादी मैंने राजलक्ष्मी से तय कर दी है। वो हमारी हैसियत वाली लड़की है। सुनैना जो वहाँ खड़ी थी, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता के लिए बिखरा हुआ खाना इकट्ठा किया और मुड़ गई। उस रात सुनैना ने फैसला किया कि अब वो किसी की जिंदगी में बोझ नहीं बनेगी। उसने युवराज को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी उसके अपने खून से लिखी थी क्योंकि उसके पास स्याही नहीं थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय युवराज जी, आपने मुझे इंसानियत सिखाई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके घर में कलह हो। आपके पिताजी ने सही कहा, हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपके साथ खड़े हों। मैं अपने पिताजी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपका उज्जवल भविष्य हो। एक कृतज्ञ बेटी, सुनैना। अगली सुबह जब युवराज उस घर पहुंचा तो ताला लटका हुआ था। आंगन में बिखरे हुए फूल पड़े थे, जैसे किसी ने विदाई के आंसू बहाए हों। युवराज दीवार के सहारे बैठ गया। वो रोने लगा। उसके पिता ने उसे एक अमीर बनाया था, लेकिन इंसानियत का सबक उसे एक गरीब लड़की ने दिया था। दोस्तों, सुनैना ने अपने बीमार पिता को लेकर एक और जिले में जाकर एक चाय की टपरी पर काम करना शुरू कर दिया। वो दिन रात काम करती, पिता की दवा जारी रखी, लेकिन बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा। गंगाराम की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। दूसरी तरफ युवराज ने अपने पिता के सामने विद्रोह कर दिया। उसने राजलक्ष्मी से शादी करने से मना कर दिया। दामोदर सिंह ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। युवराज ने एक छोटा सा ठेला लगाया, मोबाइल रिपेयरिंग का। वो सुनैना को ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। 2.5 साल बाद की बात है। युवराज एक जिले के अस्पताल में अपनी माँ विद्या देवी को लेकर आया था। अस्पताल के गलियारे में उसने एक लाश पर सफ़ेद चादर डाली देखी। पास में एक लड़की बैठी थी जो फूट फूट कर रो रही थी, बाल बिखरे हुए, हाथों में एक पुरानी तस्वीर। युवराज का दिल जोर से धड़का। वो झटके से उठा और उस लड़की के पास गया। चादर हटाई तो सामने गंगाराम थे, मुर्दा, और रोने वाली लड़की सुनैना थी। सुनैना ने ऊपर देखा, उसकी आंखें सूख चुकी थी। रोते रोते आंसू सूख गए थे। उसने युवराज को देखा और धीरे से कहा, आप आ गए? बहुत देर कर दिया आपने। पिताजी आपको अपनी आखिरी सांस तक याद करते रहे। वो कहते थे वो लड़का सच्चा है। युवराज के पैर टूट गए। वो गंगाराम के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो अंकल, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। मैं बेटी को नहीं ढूंढ पाया। मैं कितना नालायक हूँ। दोस्तों, इस कहानी में कोई सुखद अंत नहीं है। सुनैना ने पिता को खो दिया, युवराज ने अपना घर खो दिया, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सच ये है कि इंसानियत कभी मरती नहीं। अस्पताल के उस गलियारे में युवराज ने सुनैना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बहन, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ और एक भाई का फ़र्ज़ है अपनी बहन की हर मुश्किल को ख़त्म करना। युवराज ने अपनी माँ से सारी बात कही।
विद्या देवी ने सुनैना को गोद ले लिया। आज वही सुनैना एक बड़े एनजीओ चलाती है जहां वो गरीब बीमार पिताओं की मदद करती है। और युवराज, वो फिर से अपने पिता से मिल गया, लेकिन अब उसने फैक्ट्री में एक नियम बना दिया, हर बीमार मजदूर को मुफ्त दवा और इलाज। तो दोस्तों, ये कहानी थी सुनैना और युवराज की। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है और उस बीमारी की एक ही दवा है, इंसानियत। सुनैना ने पिता को खोया, लेकिन उसने अपनी इज्जत नहीं खोई। युवराज ने घर छोड़ा, लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभाया। अब आप बताइए, अगर आप युवराज की जगह होते तो क्या आप अपने पिता के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़की के पिता को बचाने की कोशिश करते? अगर आप सुनैना की जगह होते तो क्या आप उस दिन फैक्ट्री में फिर से जाते जब आपको अपमानित किया गया था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल 007 KVS2 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर कहानी में एक सच्चाई होती है जो हमें इंसान बनाती है। जय हिंद, जय भारत।